अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के जो भी टॉपिक्स थे यानी कि सम टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। तो सेट और सेट के जो भी टाइप्स थे उनके बारे में हमने स्टडी किया था और ऑपरेशन ऑन द सेट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा डे होगा, जो आज का लेक्चर होगा हमारा, वो किसके ऊपर होगा? जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जितनी भी टॉपिक्स की थी उसके ऊपर मुश्तमिल हमारे जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी क्वेश्चंस हमारे ऊपर आ जाते हैं उनके बारे में हम आज डिफ़ाइन करेंगे कि अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें क्या आंसर देना होगा, अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाजमी है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे टर्म्स होते हैं, सेट के टर्म्स हो गए या उसके टाइप्स हो गए, तो उनकी जो डेफिनेशन होगी वो तो इम्पॉर्टेंट है हमारी, उनको तो हमें ऑलरेडी अंडरस्टैंड भी करना है और एज वेल एज उनको रिमेंबर भी करना है कि अगर डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ़ाइन द टर्म्स, इस टर्म्स को डिफ़ाइन करो, तो उसकी डेफिनेशन अगर याद होगी तो हम उसको इजीली डिफ़ाइन कर पाएंगे। अगर याद नहीं होगी तो हमें बहुत सी मुश्किलात पैदा आएंगी। ताकि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितनी भी चैप्टर के से रिलेटेड डेफिनेशंस होंगी वो हमें ध्यान के अंदर बिठानी है और याद करनी है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर से, क्वेश्चन और आंसर डे के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेट के बारे में पढ़ा था, तो उसके अलावा सब सेट के हिसाब से हमने स्टडी की थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर if a set which is equal to a b c d, then find the all possible subsets of a set। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर ए सेट हमारा बराबर है ए बी सी डी के, तो फाइंड करो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो फाइंड करो। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेम सेट मिला हुआ है वो सेम सेट नीचे लेके आओ। तो ए सेट किसके बराबर है? ए बी सी डी सेट लिख लिया हमने। उसके बाद हमें यह चीज़ मालूम करनी पड़ेगी कि इसके जो जितने भी सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे। तो पहले इसके कितने सबसेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे वो चीज़ फाइंड करो। तो नंबर ऑफ सबसेट्स विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2 पावर n वाला फार्मूला, क्योंकि 2 पावर n हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हमें मालूम हो कि इसके सबसेट कितने निकलेंगे। तो n शो करेगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है हमारे, वो n हमारी शो आउट करेगी। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4, तो 2 पावर 4। अगर 2 पावर 4 को सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर आएगा हमारा क्या? 16। तो टोटल इसके सबसेट हमारे कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। आ जाओ अब सबसेट बनाओ। तो सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि ए सेट के सबसेट निकाल रहे हैं तो ए सेट देंगे। अगर बी सेट होगा तो बी के हिसाब से रखेंगे, अगर सी होगा तो यहाँ पे हम सी सेट रखेंगे। तो ए सेट के सबसेट निकालें। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो हमारा सेट निकलता है वो कौन सा सबसेट निकलता है? नल सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नल सेट रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड सेट बनते हैं, उसके बाद हर एक एलिमेंट को सेपरेट करके रखना, यानी कि सिंगलटन सेट के हिसाब से सबसेट बनाना। ए का अलग से सबसेट बनाओ, बी का अलग से सेट बनाओ, सी का अलग से सेट बनाओ और डी का अलग से सेट बनाओ। ये सेट बन गए सिंगल के हिसाब से। उसके बाद पेयर के हिसाब से सेट निकालने हैं। पेयर के हिसाब से कैसे? कि ए उठा के बी के साथ सेट निकालना, ए उठा के सी के साथ, ए उठा के डी के साथ। तो ए उठाया मैंने, बी के साथ सेट निकाला, इसी हिसाब से ए उठा के सी के साथ सेट निकाला, इसी हिसाब से हमने ए उठा के डी के साथ सेट निकाला।
ए वाले सेट निकल गए पेयर के हिसाब से। उसके बाद बी उठाओ, हमने बी उठाया, उसको पेयर के हिसाब से सी के पेयर के हिसाब से सेट निकाला। उसके बाद बी उठा के डी के साथ बी वाले पेयर के हिसाब से सेट निकल गए 2 एलिमेंट में। उसके बाद सी उठा के डी के साथ सेट निकाला, सी उठा के डी के साथ हमने सेट निकाला। अब 2 एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे सबसेट बन रहे थे हमने वो वाले सबसेट बना लिए। अब उसके बाद क्या होगा हमारा कि हमारे जो 2 एलिमेंट के हिसाब से सबसेट बने, अब निकालेंगे हम 3 एलिमेंट के हिसाब से सबसेट। अब 3 एलिमेंट के हिसाब से कैसे, अगर फर्स्ट मैंने डी को हाइड किया तो 3 एलिमेंट वाला सबसेट कौन सा बनेगा, ए बी सी, तो ए बी सी। उसके बाद डी को हाइड करने के बाद उसके बाद उससे सी को हाइड करो। अगर सी को मैंने हाइड कर लिया तो यहाँ पे सबसेट कौन सा बनेगा, ए बी डी, तो ए बी डी के हिसाब से मैंने सबसेट निकाला। फिर उसके बाद सी को हाइड करने के बाद फिर बी के ऊपर आऊँगा, तो मैंने बी को हाइड किया तो मेरे पास सबसेट निकला ए सी डी, ए सी डी हमारा सबसेट निकल गया। उसके बाद लास्ट में ए को हमने हाइड किया तो 3 एलिमेंट से रिलेटेड हमारे सबसेट जो निकले वो मुकम्मल हो गए। उसके बाद लास्ट में 3 वाले मुकम्मल। उसके बाद लास्ट में कौन सा 4 एलिमेंट से रिलेटेड है, तो सेम सेट नीचे लेके आओ। सेम सेट कौन सा है, ए बी सी डी। अब काउंट करो क्या हमारे पास जो सबसेट निकले क्या वो 16 ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे जो सबसेट निकले वो कितने निकले, 16 निकले। तो 16 मुकम्मल हो गए, तो हमारा आंसर क्या करेक्ट है। ये जितने भी सबसेट निकले वो हमारे क्या सबसेट निकले किसके, ए सेट के। अगर यहाँ पे या एक ज़्यादा हो जाता है या एक कम हो जाता है तो हम हमारा जो आंसर आएगा या जितने भी सबसेट बनेंगे वो हमारे क्या गलत होंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा सबसेट बना। अब ज़्यादा तो नहीं बनेगा, लाजमी है हमारे 16 ही सबसेट बनेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। इसी हिसाब से हम किसी भी सेट के सबसेट निकाल सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दे रहा है A set which is equal to A B C D and B set which is equal to C या A D. Then what's the relation between A and B set? ए और बी सेट के बीच में हमारे पास कौन सा रिलेशन है। अब ए सेट देखो हमारा ए सेट किसके बराबर दे रहा है, ए बी सी डी, और बी सेट किसके बराबर दे रहा है, ए डी। अब यहाँ पे देखो कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं। बी के तमाम जितने भी एलिमेंट हैं हमारे वो ए के अंदर मौजूद है, लेकिन ए के अंदर ए वाले बी के अंदर मौजूद नहीं। तो बी क्या है हमारा, ए के बराबर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। तो बी क्या सबसेट है इस ए का। अगर बी ए का सबसेट है तो कौन सा सबसेट है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। डज नॉट इक्वल टू मतलब प्रॉपर, अगर इक्वल वाली कंडीशन होगी तो इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल है तो बी क्या होगा हमारा, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मतलब बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर इसको सिंबुकली लिखूंगा तो बी इज सी की सिंबल लगा के ए लिख दूंगा। तो ये वाली जो सिंबल होगी वो किसकी होगी, प्रॉपर ओ। यहाँ पे क्या होगा, बी का रिलेशन क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर नहीं बल्कि प्रॉपर सबसेट। बी क्या होगा, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो सिंबुकली में क्या लिखूंगा, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो एक तो ये वाला रिलेशन है। दूसरा क्या होगा, ए क्या बी से क्या बड़ा है, बड़ा है तो मतलब क्या सुपर सेट।
तो क्या होगा यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या होगी, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। अगर सिंपली मैं लिखूं तो सिंपली क्या लिखूंगा, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, मतलब सी लगा के उसको उल्टिया सी लगा के उसके नीचे लाइन लगा दूंगा, तो ये जो सैंपल होगी हमारी किसकी होगी, सुपर सेट की होगी। इसी हिसाब से हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं। उसके बाद इक्वल सेट्स के ऊपर हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो इक्वल सेट्स वाली कंडीशन क्या होती है, अगर इक्वल सेट्स में हमारी कंडीशन क्या होती है, क्या चीज़ चेकआउट करनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है, एलिमेंट्स आल्सो। मतलब ये दो कंडीशन हमें चेकआउट करनी पड़ेगी किसके अंदर, इक्वल सेट्स के अंदर, कि अगर इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों सेट के अंदर, तो क्या होगा, वो सेट क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए, और उसके अलावा एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे वो भी सेम होनी चाहिए, तब जाके वो दोनों सेट क्या होंगे, हमारे इक्वल सेट्स होंगे। अगर मैं कहूँ इफ़ ए सेट विच इज इक्वल टू 4, या ऐसे कह दो ए सेट विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और बी सेट विच इज इक्वल टू किसके, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इक्वल टू 4, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर है, 4, और एलिमेंट देखो क्या वो दोनों सेम है, जेड जेड, वाई वाई, एक्स एक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है वही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, हमारे इक्वल सेट होंगे। मतलब ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या इक्वल है। अगर एक दूसरे से इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट भी होंगे। मतलब ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जो दूसरी कंडीशन ये भी हमारी होगी। तो ये दोनों क्या इक्वल सेट है ना, तो इक्वल सेट्स को मैं क्या कहता हूँ, इम्प्रॉपर सबसेट भी हम बोलते हैं। तो ये कंडीशन हो जाएगी इन सेट के अंदर। तो ऐसे ही दूसरे भी एग्जांपल है हमारे पास है, जैसे कि ए विच इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी विच इज इक्वल टू किसके बराबर, सेट ऑफ वावेल्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वावेल्स हमारे लेटर होंगे वो कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू, मतलब सेम ए वाले ही होंगे। तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए। एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये दोनों कंडीशन हमारी क्या सेम है। तो अगर इक्वल के हिसाब से बोलेगा तो मैं ये वाली कंडीशन रखूँगा, अगर प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट के हिसाब से बोलेगा तो फिर मैं कौन से हैं, इम्प्रॉपर सबसेट है तो इम्प्रॉपर सबसेट के हिसाब से हम लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो प्रीवियस टॉपिक के हमने अंदर पढ़ा था, स्टडी किया था कि ऑर्डर पेयर और उसके अलावा सेट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसी के ऊपर हमने मुश्तमिल कर रहा हूँ कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि इन दोनों के हिसाब से हमारा क्या डिफरेंस होगा, कौन सा, ऑर्डिनरी सेट और ऑर्डर पेयर के हिसाब से। इफ़ ए सेट विच इज इक्वल टू ए बी और बी विच इज इक्वल टू सी कामा डी। अब देखो एक ये वाला दे रहा है, दूसरा ये दे रहा है,
पूछ रहा है एक वास्ट द रिलेशन, वास्ट वी कॉल दीज सेट, दीज पेयर्स। तो इनको मैं, इन सेट्स को मैं क्या नेम दे सकता हूँ? अब ये क्या हमारा और बी किसके बराबर है? सी कामा डी। तो इनके ऊपर अगर मैं देखूंगा तो ये क्या है हमारा ए कामा बी, तो ये क्या हमारे एलिमेंट, तो क्लोजिंग किसके अंदर है? मिडिल ब्रैकेट के अंदर। और बी किसके बराबर? सी कामा डी, तो क्लोजिंग किसके अंदर है? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। और इनका क्या, ये क्या होगा हमारा ऑर्डिनरी सेट, तो और ये क्या होगा हमारा ऑर्डर पेयर के हिसाब से, या ऑर्डर सेट जिसको हम बोलते हैं। तो ये इनका ये रिलेशन होगा, तो इसका नेमिंग क्या होगा हमारा और उनका नेमिंग क्या होगा? ये चीज़ होगी हमारी किसकी? ऑर्डर पेयर और ऑर्डिनरी सेट के हिसाब से। उसके बाद जो हमने सेट के ऊपर ऑपरेशन किए थे, कौन से ऑपरेशन थे? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और सिमेट्रिक के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि अगर दो सेट हों हमारे पास जिनकी यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो किस हिसाब से रिज़ल्ट आ रहा है, तो उनका नेम में क्या दे सकता हूँ। तो आ जाओ उसके ऊपर प्रॉब्लम मुश्तमिल है, तो मैं उनको डिफ़ाइन कर लूँ। If A and B are any two non-empty क्या A और B अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, इफ देन वी गेट रिजल्ट A इंटरसेक्शन B व्हिच इज इक्वल टू नल सेट, नंबर 1 वाली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ A इंटरसेक्शन B व्हिच इज इक्वल टू C सेट, मतलब ओनली एटलीस्ट वन कॉमन, मतलब C डज नॉट इक्वल टू A सेट एंड C डज नॉट इक्वल टू B सेट। C और B जो सेट रिजल्ट आएगा, C सेट निकलेगा, वो B और A सेट के बराबर नहीं होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन जो है हमारी वो कौन सी है हमारी? इफ A यूनियन B व्हिच इज इक्वल टू U, U मीन्स यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी? A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ U एंड B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ U। तो B और A जो सेट होगा वो कौन सा होगा? प्रॉपर सबसेट होगा किसका? U का होगा। तो उसी हिसाब से इस थर्ड जो नंबर 4 नंबर जो कंडीशन होती है हमारी कौन सी? इफ A इंटरसेक्शन B व्हिच इज इक्वल टू नल सेट एंड A यूनियन B व्हिच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे नंबर 1 वाली कंडीशन मैंने लिखी हुई है कि अगर यूनियन इंटरसेक्शन के हिसाब से, तो अगर हमारे पास A इंटरसेक्शन B बराबर नल सेट आ रहा है, मतलब अगर कोई भी सेट है हमारे, अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन करूं और नल सेट, मतलब कि हमारे पास नो एनी कॉमन, नल सेट का भी रिजल्ट आता है जब कोई भी कॉमन नहीं होगा, जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तब जाके रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा। तो इन दोनों सेट्स को मैं कौन सा नेम देता हूँ? तो ये दोनों सेट जो होंगे हमारे, इनका नेम बनेगा हमारा कौन सा? डिसजॉइंट सेट्स। तो इनका नेम क्या बनेगा? डिसजॉइंट सेट्स होगा। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा? अगर कोई भी दो सेट है उनको मैं इंटरसेक्शन करूं और रिजल्टन में हमारे पास नल सेट आए, तो उन दोनों सेट्स को मैं कहता हूं डिसजॉइंट सेट। उसके बाद इंटरसेक्शन के हिसाब से अगर कोई भी सी सेट आ रहा है, सी सेट का मतलब क्या होगा? कोई भी कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट आए वो ए सेट और बी सेट के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये सेट जो होगा, ये दोनों सेट जो होंगे, इनका नेम क्या होगा? ये दोनों सेट हमारे बन जाएगी कौन से? ओवरलैपिंग सेट्स।
तो ये दोनों सेट कौन से बनेंगे हमारे? ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर जो कंडीशन है हमारी, अगर ए और बी का यूनियन करूं और रिजल्टन में हमारे पास जो आंसर आए वो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा? ए और बी जो सेट होंगे वो क्या होने चाहिए? प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, मतलब यू के प्रॉपर सबसेट होंगे, तो मतलब यू के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ए और बी क्या होगा हमारे पास, या यहाँ पे दूसरी कंडीशन रख सकता हूँ मैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड बी डज, ए डज नॉट इक्वल टू यू सेट एंड बी आल्सो डज नॉट इक्वल टू यू सेट। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट आ जाए। तो यूनिवर्सल सेट आएगा तो उसको नेम क्या दूंगा मैं? उन दोनों सेट को नेम होगा हमारा एग्जॉस्टिव सेट। तो वो दोनों क्या होंगे? हमारे एग्जॉस्टिव सेट होंगे। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास फोर्थ नंबर कंडीशन होती है इंटरसेक्शन के हिसाब से, अगर कोई भी हमारे पास इंटरसेक्शन एंड यूनियन वाली कंडीशन, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है उनको इंटरसेक्शन करूं तो नल सेट आना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन, और अगर उनको यूनियन करूं तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, मतलब थर्ड वाली कंडीशन। मतलब कोई भी दो सेट हों जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें, नंबर वन वाली कंडीशन एंड नंबर थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो वो दोनों सेट जो होंगे वो कौन से होंगे? हमारे सेल्स होंगे। वो दोनों सेट कौन से होंगे हमारे? वो दोनों सेल्स बन जाएंगे हमारे, सेल्स सेट बन जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि इफ़ ए सेट विच इज इक्वल टू ए बी और बी सेट किसके बराबर है? सी डी। तो इसकी अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? नल सेट, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। तो ए बी क्या होगा हमारा? एफ बी आर कार्ड डिसजॉइंट सेट होगा। तो अगर मैं इनकी यूनियन निकालूँ, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन, कॉमन और नन कॉमन। अब कॉमन तो है नहीं, मतलब नन कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट में क्या आएगा? ए बी सी डी। अब ये जो सेट निकला वो क्या? ए और बी सेट से क्या बड़ा निकला? ग्रेटर निकला, मतलब यूनिवर्सल सेट ही निकल गया एक इसका, ए और बी का। तो अब ये जो कंडीशन होगी किसके हिसाब से होगी? एग्जॉस्टिव सेट के हिसाब से। और ये जो कंडीशन होगी कौन सी? डिसजॉइंट। अब एग्जॉस्टिव और डिसजॉइंट के हिसाब से इन दोनों सेटों ने सेटिस्फाई कर ली कि ये एग्जॉस्टिव भी है तो डिसजॉइंट भी है। अगर ये एग्जॉस्टिव और डिसजॉइंट भी है तो इनको मैं, इन दोनों सेट को दूसरा नेम क्या दूंगा? ये दोनों ए एंड बी आर कार्ड सेल सेट्स। ए और बी क्या होंगे हमारे? सेल्स सेट हो जाएंगे। ए और बी क्या होंगे हमारे? सेल सेट हो जाएंगे। ये थे हमारे क्या, सम ऑपरेशन के ऊपर हमारे पास अगर रिजल्टेंट में हमारे पास ये चीज़ आ रही है तो उनको मैं क्या नेम दूंगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक क्वेश्चन है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज सेट्स। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। अब सेट कौन से दे रहा है? एक ये वाला सेट दे रहा है, दूसरा ये वाला सेट दे रहा है और तीसरा ये वाला सेट दे रहा है। अब इन तीनों सेट्स के अंदर क्या डिफरेंस है और ये तीनों सेट्स कौन से सेट हैं? तो एक हिसाब से देखूँ सॉल्यूशन, ये मैंने फर्स्ट वाला सेट लिख लिया, ये मैंने सेकंड वाला सेट लिख लिया और ये मैंने थर्ड वाला सेट लिख लिया। अब इन तीनों के ऊपर क्या रिलेशन है और इन तीनों को मैं क्या देख के नेम बोल सकता हूँ। अब ये जो सेट है हमारे पास किसके बराबर है? इसी सेट के बराबर होगा। मतलब क्या? नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इस सेट, ये सेट कौन सा है? इट्स अ नल सेट।
ये क्यों क्यों कौन सा होगा? नल सेट। क्यों नल सेट होगा? क्योंकि हैव नो एनी एलिमेंट। ये कौन सा है? नल सेट है, क्योंकि इसके पास कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है। अब देखो ये जो हमारे सैम्पल है नल सेट की, अब ये तो नल तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेट के अंदर एक और सेट है, तो ये नल नहीं बना। ये क्या बना हमारा? ये क्या बनेगा? सेट बनेगा। क्यों सेट बनेगा? क्योंकि ये इसके अंदर क्या है? एक सेट है। कौन सा सेट है? वो है नल सेट। ये क्या है? इट्स नॉट नल सेट। इट इज अ सेट because it has an element which is null set। इसके अंदर क्या एक सेट है, जो सेट है वो क्या है? वो नल सेट है। जो एलिमेंट है इसके अंदर मौजूद वो कौन सा सेट है? वो है नल सेट है। और ये जो लास्ट वाला जो हमारे पास दे रहा है कि ज़ीरो के हिसाब से एक सेट बना हुआ है, तो ज़ीरो क्या वैल्यू है, तो ये क्या होगा हमारा? ये क्या होगा? सिंगलटन सेट। मतलब क्या? नॉट नल सेट। तो नल सेट तो नहीं हुआ ना, तो इट हैज एन एलिमेंट हुज वैल्यू इज it has an element whose value is 0। जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है। तो ये क्या होगा? ये होगा इसके बारे में डिफरेंस जो भी होगा, या इसको मैं क्या क्या नेम दे सकता हूँ, इस हिसाब से ये चीज़ है कि नल सेट एक गिवन है, ये तीन जो हमारे पास सेट गिवन है, तो इनका आपस में रिलेशन क्या है या क्या डिफरेंस के हिसाब से। उसके बाद जो हमारे पास एक क्वेश्चन मिला हुआ है, अगर हमारे पास 4 सेट मिले हुए हैं, कौन से? वो 4 सेट हैं। नंबर 1 पे जो सेट मिला हुआ है एक पैरेललोग्राम के हिसाब से मिला हुआ है, दूसरा जो है हमारा रेक्टेंगल के हिसाब से, स्क्वायर के हिसाब से और क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से। तो पूछ रहा है कि कौन सा सेट किसका हमारा प्रॉपर सबसेट है। तो आज वो सेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सेट लिख रहा हूँ, डिसाइड which set is proper subset of each other। कौन सा सेट किसका हमारा प्रॉपर सबसेट होगा? तो एक दे रहा है टी सेट किसके बराबर दे रहा है? टी सच दैट टी इज रेक्टेंगल। उसके बाद क्या दे रहा है? पी विच इज इक्वल टू पी सच दैट पी इज पैरेललोग्राम। एस विच इज इक्वल टू एस सच दैट एस इज स्क्वायर। और लास्ट में जो दे रहा है हमारे पास है वो दे रहा है एक्स विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज क्वाड्रिलेटरल। अब पूछ रहा है कि कौन सा किसका प्रॉपर सबसेट है। तो कौन सा सेट किसका प्रॉपर सबसेट होगा? अब टी पहले तो रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से हमारे पास डेफिनेशन ध्यान के अंदर होनी चाहिए, तब जाके हमें मालूम होगा कि कौन सा हमारा किसका प्रॉपर सबसेट है। तो एक हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन भी डिफाइन कर लेता हूँ कि रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड हैविंग एंगल ऑफ 90। मतलब opposite sides are equal
एंड एंगल इक्वल टू 90। उसके बाद पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि इसके अंदर एंगल हमारी लाजमी नहीं है कि एंगल हमारी 90 की होनी चाहिए। जस्ट पैरेललोग्राम के अंदर क्या होनी चाहिए कि एंगल जो हमारे पास साइड होगी अपोजिट उसकी, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मतलब इसके अंदर जस्ट एक कंडीशन है अपोजिट साइड वाली। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, आर इक्वल। तो इसके अंदर कौन सी कंडीशन होगी, अपोजिट साइड से इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर के अंदर कंडीशन कौन सी होगी हमारी कि स्क्वायर किसी कहता हूँ, ऐसा हमारे पास शेप होता है ज्योमेट्रिकल जिसके चारों जो साइड होंगी 4 साइड्स आर इक्वल एंड एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90। मतलब 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल मस्ट बी 90। एंगल किसके बराबर होनी चाहिए, 90 के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा, हैविंग 4 साइड एंड 4 एंगल। मतलब इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये लाजमी नहीं है हमारी के एंगल किसके बराबर, साइड किसके बराबर। इसके अंदर जस्ट कौन सी चीज़ होनी चाहिए कि 4 साइड एंड 4 एंगल। अब 4 साइड और 4 एंगल स्क्वायर के अंदर भी है, पैरेललोग्राम के अंदर भी, रेक्टेंगल के अंदर भी है। तो मतलब ये तीनों क्या इसके कौन से टाइप्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के। तो आज जो इसको सिंप्लीफाई करूँ सॉल्यूशन एज, यहाँ पे मैं शेप के हिसाब से बना रहा हूँ। तो टी की शेप क्या बनेगी, टी किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड, मतलब शेप इसकी क्या बनेगी, ये वाली, मतलब अपोजिट साइड्स, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या इक्वल, और एंगल हमारी 90 की बन गई। उसके बाद पैरेललोग्राम मतलब पी की शेप बनाओ। अब पैरेललोग्राम में क्या जस्ट अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल हमारी लाजमी नहीं है कि 90 की होनी चाहिए। उसके बाद स्क्वायर वाली शेप बनाओ। ये मैंने स्क्वायर के हिसाब से शेप निकाल दी, ठीक है। तो ये वाली ऑल साइड्स जो है इक्वल है, तो एंगल कौन सी होगी, 90। हर एक एंगल किसके बराबर, 90 की हो गई। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा, कौन सी भी शेप, इन तीनों में से कोई भी शेप हमारी हो सकती है। मतलब ये वाली भी शेप हो सकती है, स्क्वायर वाली शेप भी हो सकती है, पैरेललोग्राम वाली भी शेप हो सकती है, रेक्टेंगल वाली भी शेप हमारी हो सकती है। तो कोई भी शेप होगी हमारी क्या, वो होगा क्वाड्रिलेटरल। तो आज इनका रिलेशन निकालो कि कौन किसका सबसेट है। अब यहाँ पे देखूँ कि टी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ जाता है, पी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ जाता है, एस भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ जाता है। तो मतलब क्या टी, पी और एस क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे किसके, क्यू के। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि टी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, एस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू और पी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। मतलब क्यू के हिसाब से हमने रिलेशन निकाल लिए। अब निकालने किसके, टी और टी को पी के साथ, टी को एस के साथ। अब देखो टी के अंदर अपोजिट साइड से इक्वल है, एंगल किसके बराबर, 90। और पी के अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल कौन सी है, 90 की तो नहीं है ना, लाजमी नहीं है ना। अगर 90 की भी होगी तभी क्या पैरेललोग्राम होगा। लेकिन पैरेललोग्राम को मैं रेक्टेंगल नहीं बोल सकता, लेकिन रेक्टेंगल को क्या पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। तो रेक्टेंगल जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, पी का। तो यहाँ पे जो टी है हमारी, टी कौन सी है, अपोजिट साइड से इक्वल है ना, और एंगल 90 की है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इसमें क्या मस्ट बी इक्वल टू 90। यहाँ पे 90 की लाजमी नहीं है। तो टी क्या होगा हमारा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, पी का। तो यहाँ पे लिखूँगा टी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पी, क्योंकि टी को मैं पी बोल सकता हूँ लेकिन पी को टी नहीं बोल सकता। तो उसके बाद पी और स्क्वायर, पी और स्क्वायर का रिलेशन क्या होगा। अब पैरेललोग्राम को मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ, नहीं।
और स्क्वायर को मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ, हाँ, क्योंकि स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड इक्वल है, तो मतलब पैरेललोग्राम वाली कंडीशन बन रही है। तो स्क्वायर क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, पी का। उसके बाद पी के रिलेशन निकल गए, उसके बाद टी और एस का रिलेशन निकालो। टी और एस का रिलेशन क्या है, स्क्वायर में क्या है, मस्ट बी ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, और टी में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। एंगल तो दोनों में 90 के, लेकिन इसमें अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अपोजिट साइड इसके अंदर है, तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो स्क्वायर मेरा को क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल मेरा स्क्वायर नहीं होगा। तो स्क्वायर क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, टी का। तो ये जो प्रॉपर सबसेट के हिसाब से रिलेशन निकले, ये जो रिलेशन होंगे किसके, इन चारों सेट के रिलेशन होंगे कि कौन सा किसका हमारा प्रॉपर सबसेट है। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन जो हमें बोल रहा था कि बताओ कि ये किसके किसके एक दूसरे के हमारे कौन से हमारे प्रॉपर सबसेट हैं और कौन से हमारे प्रॉपर सबसेट नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ n सेट विच इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचर 1 2 3 4 5 अप टू 1, और e सेट विच इज इक्वल सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू 1, और o सेट विच इज इक्वल सेट ऑफ ऑड नंबर विच इज इक्वल 1 3 5 7 1। तो बताओ कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। अब देखो एक हिसाब से देखूं कि सॉल्यूशन एज एन सेट किसके बराबर दे रहा है, 1 2 3 4 अप टू 1। तो एन ऑफ एन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, क्या हम काउंट कर सकते हैं इसके अंदर, नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ये अप टू 1 है। अप टू 1 का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी। फिर उसी हिसाब से ई सेट किसके बराबर दे रहा है, 2 4 6 8 अप टू 1। अब इसके अंदर ई सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट किसके बराबर है, ये भी इन्फिनिटी के होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है और चलते ही जा रहे। तो इसी हिसाब से ओ सेट किसके बराबर है, 1 3 5 7। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ओ सेट के अंदर वो भी क्या, इन्फिनिटी। अब इन तीनों सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन्फिनिटी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेम रिजल्ट में आ रहा है तो वो सेट क्या होते हैं, हमारे इक्विवेलेंट सेट होते हैं। तो इनका रिलेशन क्या होगा, n इज इक्विवेलेंट टू e, e इज इक्विवेलेंट टू o, n इज इक्विवेलेंट टू o। n क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इन तीनों का रिलेशन क्या होगा, n इज इक्विवेलेंट टू e इक्विवेलेंट टू o। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, इन तीनों का आपस में रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंट के हिसाब से। तो इसी हिसाब से हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं इक्विवेलेंट के। उसके बाद यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं हमारे नल सेट के हिसाब से, कि नल सेट के हिसाब से एग्जाम्पल कैसे, कि बताओ कि क्या ये नल सेट हैं या नहीं है। तो if a which is equal to x such that x square which is 16 and 2a which is equal to 4, और b set which is equal to किसके बराबर है, x such that x plus 6 which is equal to 6, then tell which of one of the following is a null set or not। अगर a set बराबर है x square which is 16 and 2x which is 4, then show out that which is नल सेट। तो कौन सा हमारा यहाँ पे नल सेट है। तो पहले ए सेट को सिंप्लीफाई करो कि ए सेट के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, और उसके बाद बी के अंदर सेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर हमारे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। उसके बाद ही जाके हमें मालूम होगा कि ए और बी में से कौन सा हमारा नल सेट है और कौन सा हमारा नल सेट नहीं है। सॉल्यूशन
A set which is equal to x such that x square which is equal to 16 and 2x which is equal 4. अब यहाँ पे A सेट के अंदर हमारे पास दो कंडीशन है। नंबर वन कंडीशन कौन सी है, एक ये वाली, दूसरी कौन सी है, ये वाली। तो एक कंडीशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर विच इज 16 और 2x विच इज इक्वल 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, रेडिकल ऑन बोथ साइड, x बराबर क्या होगा +-4, और यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 4/2, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से पे क्या निकलेगी 2। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू निकली +-4 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली 2 निकली। क्या 4 हमारे इक्वल होते हैं b के 2 के, कभी भी नहीं। या -4 इक्वल होते हैं 2 के, कभी भी नहीं। मतलब ये इक्वल ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारा ये शो करे कि ये नल सेट नहीं है। मतलब क्या, +-4 डज नॉट इक्वल टू 2, सो इज नल सेट। अगर दोनों की वैल्यू सेम, दोनों कंडीशन में दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती तो ये हमारा नल नहीं होगा। तो इसी हिसाब से बी सेट दे रहा है x such that x + 6 विच इज इक्वल 6। अब यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है हमारी x + 6 विच इज इक्वल 6, इसको सिंप्लीफाई करो, इज x + 6 विच इज इक्वल 6, तो x + 6 विच इज इक्वल 6, मतलब -6 करो दोनों साइड, ये कैंसिल हो गया। x बराबर किसके होगा, 0 के। x की वैल्यू क्या आई 0, वो इसके अंदर पुट करो, देखो क्या 6 बराबर 6 क्या आ रहे हैं, तो 0 + 6 विच इज इक्वल 6, तो 6 बराबर 6 क्या आ गया। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये इक्वल हो गए आपस में, तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, हमारा नल सेट नहीं होगा, और ए वाला जो सेट होगा वो हमारा क्या होगा, नल सेट होगा। ये नल क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी के अंदर एक एलिमेंट है वो है 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकली 0 निकली ना, तो b के अंदर हमारा क्या होगा 0 होगा। इस हिसाब से ये जो होंगे हमारा नल सेट नहीं होंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल हैं हमारे यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के हिसाब से। तो यूनियन के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम में एक दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे हमारे पास गिवन दे रहा है, इफ़ यू सेट विच इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ए सेट विच इज इक्वल टू ए बी डी, बी सेट विच इज इक्वल टू बी सी डी, देन फाइंड A intersection A complement whole complement and A union B whole complement। तो यहाँ पे मेरे पास दो एग्जांपल हैं, एक है A इंटरसेक्शन A complement whole complement के हिसाब से, और दूसरा जो हमारे पास है क्वेश्चन है वो कौन सा है, A union B whole complement। तो आज वो सिंप्लीफाई करो, सॉल्यूशन इज A इंटरसेक्शन A complement whole complement, A इंटरसेक्शन A complement whole complement। तो पहले कॉम्प्लीमेंट निकालने, पहले हमें क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट। अब ए देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दे रहा है, A इंटरसेक्शन A complement। अब A इंटरसेक्शन A complement, A का रिजल्ट है, हाँ हमारे पास A का रिजल्ट मौजूद है। क्या हमारे पास A complement है, A complement का रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, A complement। तो फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, तो यू डिफरेंस ए विच इज इक्वल यू के एलिमेंट ए बी सी डी ई, डिफरेंस की सिंबल
ए के एलिमेंट ए बी डी। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या निकलेगा, डिफरेंस का मतलब क्या, सेम कैंसिल, ए बी डी कैंसिल हो गए। बकाया जो फर्स्ट के अंदर बचे, फर्स्ट में कौन से बचे, सी और ई, ये क्या मिला हमारा, ये मिल गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है, इसका भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद लाजमी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। अब ए की रिजल्ट है, ए का रिजल्ट है हमारे पास, हाँ है, कौन सा, ए बी डी। तो ए बी डी रखा इंटरसेक्शन की सिंबल। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है, हाँ वो निकला हमारा, कौन सा निकला, सी डी। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है, जो कॉमन हो दोनों के अंदर वो लेके आते हैं। अब देखो क्या इन दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन है, कोई भी नहीं है। तो इनका रिजल्ट क्या मिला हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या निकला, नल से। लास्ट में अब ये भी रिजल्ट निकल गया। अब लास्ट में मुझे ये होल कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। अब होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगी, अब जो लास्ट में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इन द लास्ट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यू के एलिमेंट कौन से, ए बी सी डी ई, डिफरेंस की सिंबल, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या निकला, नल सेट, ये हमारा नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट किसके बराबर निकला। अब कॉमन कोई है, नहीं है। फर्स्ट में के जितने भी एलिमेंट बचे वो लेके आओ। फर्स्ट में कौन से बचे, ए बी सी डी ई, मतलब नन कॉमन ऑफ फर्स्ट सेट, यही है। तो ये क्या निकला हमारा, ये निकल गया रिजल्ट किसका, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का। इसी हिसाब से सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमारे पास क्या, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट का रिजल्ट होगा तब जाके हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, फर्स्ट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू ए के एलिमेंट कौन से हमारे पास, ए बी डी, यूनियन की सिंबल। उसके बाद बी के एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं, बी सी डी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बी सी डी। तो आज जो सिंप्लीफाई करो तो ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन किसका, कॉमन और नॉन कॉमन का। अब यहाँ पे कॉमन कौन से हैं, कॉमन है एक बी दूसरा डी। तो मतलब ए बी सी डी, मतलब ये वाले एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद यूनियन निकल गई हमारी। उसके बाद क्या निकालना है हमें, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, नाउ ए इंटरसेक्शन बी ओ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब विच इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए यूनियन बी, क्योंकि जो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालें वो किस में से डिफरेंस करें, यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट किसके बराबर है हमारा, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ए बी सी डी ई, डिफरेंस की सिंबल, और ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या निकला, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी। तो आज जो डिफरेंस में क्या, जो सेम है वो कैंसिल करो। सेम कौन से, ए बी सी डी, ये हो गए हमारे क्या, कैंसिल। रिमेनिंग जो फर्स्ट में बचे, फर्स्ट में क्या बचा, ओनली ई सेट। तो ये ई सेट निकल गया। ये रिजल्ट किसका निकला, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट निकला। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। इसी हिसाब से हमारे पास कोई बहुत से और सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे जिसके ऊपर हम इनको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट
लेक्चर के अंदर इसके बारे में हम ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे। इसके से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसके ऊपर हम ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे।